Good morning, dear student. I think all of you will be fine at your home. Student, I hope all of you will be understanding well what am I teaching here. But dear student, if any of you will have any doubt, then you can direct call to me or you can send your message or doubt on my personal WhatsApp. Dear student, today I am going to explain converse of Thales theorem. This is very important theorem. Uh, Dear student, let's understand how will you prove this theorem. What is theorem? I have written on this board. If a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line must be parallel to third side. Theorem क्या कह रहा है? If a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, जैसे मान लीजिए, इसको पहले समझाते हैं फिगर से, उसके बाद हमें समझ में आएगा कि थ्योरम क्या कह रहा है। जैसे मान लीजिए एक ट्राइंगल है ए बी सी, दिस इज ट्राइंगल ए बी सी। एक क्या है? ट्राइंगल ए बी सी है। और डियर स्टूडेंट, ये जो लाइन डी ई है, ये जो लाइन डी ई है वह ए बी और ए सी को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है स्टूडेंट? एक ट्राइंगल ए बी सी है जिसमें जो लाइन डी है वो ए बी और ए सी को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। सेम रेशियो मतलब हो गया ए डी अपॉन डी डी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये जो लाइन डी है वह साइड ए बी को और साइड ए सी को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, दैट इज गिवन। एक क्वेश्चन में दिया हुआ कि एक लाइन है इस ट्राइंगल ए बी सी में, एक लाइन है डी जो ए बी और ए सी को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। सेम रेशियो का मतलब हो गया ए डी अपॉन बी डी जितना आएगा उतना ही ए ई अपॉन ई सी होगा। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो लाइन है डी वह बी सी के पैरेलल होगी। तो हमें क्या प्रूफ करना है? ये जो लाइन डी है वह बी सी के पैरेलल होगी। तो बात हमारी समझ में आ गई होगी। इस ट्राइंगल ए बी सी में डी एक लाइन है जो ए बी को और ए सी को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। सेम रेशियो में डिवाइड करने का मतलब होता है जितना ए डी अपॉन बी डी होगा उतना ही ए ई अपॉन ई सी होगा। तो हमें क्या प्रूफ करना है? हमें यही प्रूफ करना है कि जो डी है वो बी सी के पैरेलल होगा। तो इसको प्रूफ करते हैं, समझते हैं हाउ विल वी प्रूव दिस। तो सबसे पहले क्या करेंगे? गिवन लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट? गिवन। गिवन में क्या लिखेंगे? गिवन पहले लिखेंगे। गिवन, गिवन लिख दिया। लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी लाइन डी इंटरसेक्ट line D intersect AB at D, AB at D and AC at E such that AD upon BD equal to AE upon EC, AD upon BD equal to AE upon EC। बात हमारी समझ में आ रही होगी। इस ट्राइंगल ए बी सी में ये जो लाइन डी ई है वो ए बी को डी पर इंटरसेक्ट करता है और ए सी को ई पर इंटरसेक्ट करता है। ऐसा कि ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी।
मतलब ये जो लाइन डी है वो ए बी को और ए सी को, ए बी को डी पॉइंट पर और ए सी को ई पॉइंट पर ऐसे काटता है कि ए डी अपन बी डी इक्वल टू क्या है, ए अपन ई सी। तो प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ क्या करेंगे, ये जो लाइन है डी वो पैरेलल है बी सी के, डी पैरेलल है किसके, बी सी के, यही हमें प्रूफ करना है। तो बात हमारी समझ में आ रही है इसमें। हमें एक लाइन डी दिए गए है जो ए बी को डी पर इंटरसेक्ट कर रहा है और ए सी को ई पर इंटरसेक्ट करता है, ऐसे इंटरसेक्ट करता है ए डी अपन बी डी इक्वल टू ए अपन ई सी हो। तो गिवन में क्या हो जाएगा, ए डी अपन बी डी इक्वल टू ए अपन ई सी, और एक लाइन डी है जो इंटरसेक्ट करता है ए बी को डी पर और ए सी को ई पर। प्रूफ क्या करना है कि डी पैरेलल होगी बी सी के। चलिए रेशमेंट कंस्ट्रक्शन कर देते हैं इसमें थोड़ा सा। कंस्ट्रक्शन क्या होगा, मान लेते हैं कि एक लाइन है, जैसे मान लीजिए इसको एक लाइन कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ से एक लाइन ड्रा करते हैं ऐसे, और इसका नाम रख देते हैं, हमने एक लाइन ड्रा किया डी एफ, हमने एक लाइन ड्रॉ किया, मान लेते हैं लेट, ऐसा करते हैं ड्रॉ डी एफ, हमने डी एफ ड्रॉ किया और मान लिया ये डी एफ जो है वो पैरेलल है किसके, बी सी के। क्या ध्यान से देखना आप लोग, हमने डी एफ ड्रॉ किया और हमने ये कंसीडर कर लिया कि ये जो डी एफ है ना वो बी सी के पैरेलल है, जबकि डियर स्टूडेंट इस फिगर में डी एफ जो है बी सी के पैरेलल नहीं दिख रहा है। डी एफ बी सी के पैरेलल है क्या, ऐसा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। डी एफ जो है बी सी के पैरेलल नहीं है, लेकिन हमने कंसीडर कर लिया है, मान लिया है कि ये पैरेलल है, मान लिया हमने पैरेलल है, मान लिया लेट अस कंसीडर डी एफ जो है बी सी के पैरेलल है, हमने मान लिया कि ये जो डी एफ है वो बी सी के क्या है, पैरेलल है। चलिए अब इसको प्रूफ करते हैं। हमने कंसीडर कर, मैंने एक लाइन डी एफ ड्रा किया और कंसीडर कर लिया, मान लिया कि ये जो डी एफ है वह बी सी के क्या है, पैरेलल है। अब क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। डियर स्टूडेंट डी एफ बी सी के क्या है, पैरेलल है, डी एफ क्या है, बी सी के पैरेलल है। हमने कंसीडर किया है सिंस डी एफ पैरेलल बी सी, डी एफ जो है बी सी के पैरेलल, हमने कंसीडर कर लिया कि डी एफ बी सी के पैरेलल है। हमने अभी भी कंसीडर किया है ना कि डी एफ किसके पैरेलल है, बी सी के। तो जब डी एफ पैरेलल है बी सी के तो थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन बी डी, ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी, ए एफ अपॉन एफ सी लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख देंगे, क्या लिखेंगे, बाई थेल्स थ्योरम, लिख सकते हैं। बात में आ रही है, हमने डी एफ को बी सी के पैरेलल कंसिडर किया है तो हम थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं, ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी लगा दिया। और क्या है, ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी। थोड़ा सा इसको ऊपर लिख देते हैं, इसको क्या करते हैं, ऊपर लिखते हैं, आप इधर लिखते हैं। डी एफ किसके पैरेलल है, बी सी के, डी एफ बी सी के पैरेलल है, इसका मतलब हो गया ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी। ये फर्स्ट इक्वेशन है और रीजन क्या लिखेंगे, बाई थेल्स थ्योरम, बाई थेल्स
थ्योरम बाई थेल्स थ्योरम। अब क्या करते हैं, ये तो हमने थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग लिख दिया, और इसमें क्वेश्चन क्या गिवन है, ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए अपॉन ई सी लिख देंगे। ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए अपॉन ई सी, इसको सेकेंड इक्वेशन कंसिडर कर लेते हैं, और एक गिवन है, ये भी लिख देते हैं, गिवन है। अब जरा ध्यान से देखना भी स्टूडेंट, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट एंड सेकेंड, फॉर्म इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन का लेफ्ट हैंड और सेकेंड इक्वेशन का लेफ्ट हैंड इक्वल है, इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ पर ये फर्स्ट इक्वेशन का लेफ्ट हैंड और सेकेंड इक्वेशन का लेफ्ट हैंड क्या इक्वल है, इसका मतलब राइट हैंड दोनों का इक्वल हो जाएगा। तो लिखेंगे देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड का राइट हैंड इक्वल कर देंगे, तो ए एफ अपॉन एफ सी इक्वल टू ए अपॉन ई सी। फर्स्ट इक्वेशन का राइट हैंड ये है ए एफ अपॉन एफ सी, सेकेंड इक्वेशन का राइट हैंड ए अपॉन ई सी, दोनों को इक्वल कर देंगे। कर दिया हमने इक्वल। अब क्या करते हैं, इन दोनों साइड में 1 ऐड कर देता हूँ। क्यों ऐड कर रहा हूँ ये इसको समझते हैं अभी। लिखेंगे इधर भी ऐड कर देंगे 1 और इधर राइट हैंड में भी, ऑन एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, मतलब एक ऐड कर देंगे दोनों तरफ। तो चलिए इसको ऐड कर देते हैं, एफ अपॉन एफ सी प्लस 1, इधर भी प्लस 1 कर देते हैं और इधर भी प्लस 1 कर देते हैं, ए अपॉन ई सी प्लस 1 कर दिया डी इसमें यहाँ पर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इसके नीचे 1 लिख देंगे, इसके नीचे भी 1 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, एफ सी इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, एफ सी इसका इसमें, एफ प्लस एफ सी हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो ई सी हो जाएगा, ए ई प्लस ई सी हो जाएगा। ध्यान देखना भी इसमें, ए एफ प्लस एफ सी देखना भी इसमें, यहाँ पर ए एफ प्लस एफ सी क्या कहलाएगा, ए सी कहलाएगा। इसके यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, ए सी लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ए सी, इसको चलते हैं इधर लिख देते हैं, ए एफ अपॉन एफ सी, ए एफ प्लस एफ सी, ए एफ प्लस एफ सी, ए सी कहलाएगा। और यहाँ पर एफ सी नीचे है, नोट कर लिया। अब यहाँ पर ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी क्या कहलाएगा, ए सी कहलाएगा। ए सी है, पीछे क्या है, ई सी है। तो समझ में आ रहा होगा, दोनों तरफ से ए सी और ए सी काट दिया हमने, बचा क्या, एफ सी इक्वल टू ई सी, देयरफॉर एफ सी इक्वल टू ई सी। लिख सकते हैं इसको, लिख सकते हैं कि नहीं, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। तो जरा ध्यान से देखना डियर स्टूडेंट, एफ सी इक्वल टू ई सी आ गया। क्या आ गया हमारा आंसर, यहाँ से क्या हमने प्रूफ कर दिया, हमने ये प्रूफ किया कि क्या हो गया यहाँ से, एफ सी इक्वल टू ई सी, यानी एफ से सी तक की डिस्टेंस और ई से सी तक की डिस्टेंस है आपस में इक्वल, हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये कब पॉसिबल होगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यानी एफ से सी तक की डिस्टेंस एफ सी हो गया और ई से सी तक की डिस्टेंस ई सी हो गई, दोनों हमने प्रूफ कर दिया इक्वल हो गया। मतलब एफ से सी तक की डिस्टेंस एफ सी और ई से सी तक की डिस्टेंस ई सी, दोनों आपस में इक्वल हो गया। लेकिन ये इक्वल तब होगा ना जब एफ और ई कोइंसाइड करेगा। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन ई एंड एफ कोइंसाइड। यहाँ पर लिखेंगे दिस इज possible only when, this is possible only when E and F are coincide। मतलब जब E और F एक जगह पे आ जाए, मतलब E के जहाँ पे F आ जाए या F के जहाँ पे E आ जाए, तब ये पॉसिबल होगा। इसका मतलब ये हो गया कि E पैरेलल होगा B, दिस इज देयरफॉर डी पैरेलल बी सी। ये हमारा थ्योरम प्रूफ हो गया है डियर स्टूडेंट, इसको आप लोग ध्यान से समझिए।
Dear student, just I proved converse of health theorem, and I hope that all of you must have understood just what I explained here. But dear student, if any of you will have any doubt in this topic, then you can direct call to me, or you can send your message on my personal WhatsApp. Dear student, if you like my video, then you can subscribe and share, also like, watch video at least 2 or 3 times for better concept. Dear student, इसके बाद हम लोग NCERT का जो एक्सरसाइज है उसको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। डेली क्वेश्चन सॉल्व करूँगा NCERT के ट्राइंगल चैप्टर से, और पूरे ट्राइंगल चैप्टर को ख़त्म करना है। ओके डियर स्टूडेंट, तो इसमें जो भी डाउट होगा उसे आप लोग पूछ लीजिएगा। और हमने इससे पहले ट्राइंगल का बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताया था पिछले वीडियो में। हेल्थ थ्योरम भी हमने प्रूव कराया है। सिमिलरिटी और कंग्रुएंसी का जो प्रॉपर्टी है हमने बताया था, हेल्थ थ्योरम भी प्रूव कराया है। और आज हमने कन्वर्स ऑफ हेल्थ थ्योरम पढ़ाया है। तो डियर स्टूडेंट, कन्वर्स ऑफ हेल्थ थ्योरम और हेल्थ थ्योरम ये दोनों आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। और ये इफ़ यू विल हैव एनी डाउट देन यू कैन डायरेक्ट कॉल टू मी, और यू कैन सेंड योर मैसेज ऑन माय पर्सनल व्हाट्सएप। ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।